गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा। टुडे इन 12th क्लास आपको सभी को पता है 5th चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और इसके 10th लेक्चर के अंदर आज बड़ा इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है। आज इस चैप्टर में जितना हमने किया है उसको मैं सम अप करने की कोशिश करता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक क्या स्टडी किया? अभी तक हमने मेंडल की स्टडी की है। जो मेंडल्स का वर्क था उसको हमने स्टडी किया। मेंडल जो वर्क था उसमें मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे, कल हमने स्टडी किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये हमने स्टडी किया था और बार बार आपको मैं बता चुका हूं जो मेंडल्स की कंक्लूजन थी, मेंडल की जो कंक्लूजन्स थी ऑन द बेसिस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो हमने स्टडी कर ली थी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बिहाफ पे क्या क्या कंक्लूजन उसने मेंडल ने दी थी और इन कंक्लूजन्स में वेरिएशंस भी स्टडी की थी। वेरिएशंस ऑफ मेंडल्स कंक्लूजन्स, ये भी हमने स्टडी कर लिया था। वेरिएशंस में हमने क्या क्या स्टडी किया था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रॉफी, ये भी हमने स्टडी किया था। और हमने टेस्ट क्रॉस भी स्टडी किया था। किसके लिए? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए, मोनो हाइब्रिड के लिए और डाई हाइब्रिड के लिए। एक कैरेक्टर को लेके टेस्ट क्रॉस किया था, दो कैरेक्टर को लेके भी हमने टेस्ट क्रॉस किया था, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने डिस्कस किया था कि मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया था, क्यों? ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने स्टडी किया था, इवन मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट भी मेंशन करवाए थे कि मेंडल सक्सेस क्यों हुआ, मेंडल की सक्सेस के पीछे क्या कारण थे। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में देखो आ ही जा सकता है, लेकिन बोर्ड में तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब आपको सभी को पता है मेंडल ने जो वर्क किया था वो किया था 1856 से 1863 तक, 7 इयर्स तक मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया इन हिज गार्डन। और फिर मेंडल ने 1865 के अंदर, मेंडल ने 1865 के अंदर पब्लिश कर दिया, पब्लिश हिज वर्क। मेंडल ने अपना वर्क कब पब्लिश किया था? 1865 के अंदर। उसने अपना जितना भी वर्क है वो सारा पब्लिश कर दिया। जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस उसने दिए थे वो सारे के सारे उसने पब्लिश कर दी। जो भी मेंडल ने काम किया वो सारे का सारा उसने 1865 के अंदर पब्लिश कर दिया, राइट? लेकिन मेंडल ने जब अपना वर्क पब्लिश किया ना, तो उस टाइम पे मेंडल ने अपना काम लोगों को दिखाया, पब्लिश कर दिया। मतलब बेटा वर्क पब्लिश करने का तरीका होता है, जैसे हम कोई भी साइंस रिसर्च करते हैं ना, तो उस वर्क को हम एक मतलब साइंस जर्नल बोलते हैं, उनको साइंस जर्नल बोलते हैं, उनके अंदर हम पब्लिश कर देते हैं। तो मेंडल ने भी अपना वर्क एक वहां का ब्रूनो सिटी की बात है, ये ब्रूनो सिटी के अंदर एक लोकल
साइंस जर्नल था उसके अंदर उसने अपना काम पब्लिश कर दिया। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि मेंडल ने अपना काम कब पब्लिश किया था, 1865 के अंदर, वहां के एक लोकल साइंस जर्नल के अंदर पब्लिश किया था, ब्रूनो सिटी के अंदर। और जब मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया ना, तो मेंडल बहुत फेमस नहीं हो पाया, नॉट फेमस आफ्टर पब्लिश हिज वर्क एट दैट टाइम। जब उसने अपना काम किया तो वो बहुत फेमस नहीं हो पाया। क्यों? जब मेंडल ने अपना काम किया तो वो बहुत फेमस नहीं हो पाया। मेंडल के वर्क को लोगों ने स्टडी किया, जो मेंडल जितना भी काम किया 7 ईयर तक, उसने जितना भी काम था उसने अपने सारे काम को पब्लिश कर दिया, मतलब एक साइंस जर्नल के अंदर निकाल दिया, मतलब पब्लिश कर दिया, मतलब जितना भी उसने काम किया ना उसको सारे को लिख के और लोगों को दिखा दिया। साइंटिस्ट दूसरे जो कॉन्टेम्परर्स थे, जो उसके समकालीन थे, जो साथ काम करने वाले दूसरे साइंटिस्ट उस टाइम में, उन्होंने मेंडल के काम को देखा, ऑब्जर्व किया, रिकॉग्नाइज किया। और उस टाइम पे मेंडल के काम को बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। क्यों? इसके पीछे 4 रीजन है। तो मेंडल फेमस क्यों नहीं हो पाया, उसके काम को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? क्वेश्चन क्या समझ में आया ना कि व्हाई मेंडल नॉट बिकम फेमस एट दैट टाइम व्हेन ही पब्लिश्ड हिज वर्क। जब मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया तो फेमस क्यों नहीं हो पाया? या व्हाई हिज कॉन्टेम्परर्स साइंटिस्ट, जो उसके समकालीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के काम को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? राइट। तो इसके पीछे 4 रीजन है, हम डिस्कस करते हैं। तो पहला रीजन तो है, जो फर्स्ट रीजन है आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर, आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 81 पे है, 81 पे है पेज नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 मेन पॉइंट है। पहला तो उसका काम है ना वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, उसका काम वाइडली पब्लिश नहीं हुआ, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसके काम को नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वाइडली पब्लिश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन था नॉट इजी, उस टाइम पे कम्युनिकेशन इजी नहीं था। सेंटेंस आप बना लेना प्यारे बच्चों। देखो जैसे आजकल है, कोई भी छोटी सी इवेंट होती है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इनके थ्रू, आपके पास ट्विटर के थ्रू बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। लेकिन उस टाइम पे 1865 के अंदर ये चीजें नहीं थी, इंटरनेट, सोशल मीडिया इतना वाइडली पब्लिश नहीं था, तो उसका काम पूरे वर्ल्ड में पब्लिश नहीं हुआ। बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसके काम को नहीं देखा, बस उसका काम उसकी लोकल सिटी ब्रूनो के अंदर ही रह गया, मतलब उसका काम पूरे वर्ल्ड वाइड पब्लिश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी प्रोसेस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर, जो कंसेप्ट ऑफ फैक्टर दिया था नॉट एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट, वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेंडल, आपको पता है मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि फैक्टर इज द डिस्क्रीट यूनिट, फैक्टर वो चीज है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। लेकिन वो फैक्टर क्या था, इस फैक्टर वाली चीज को साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरा पॉइंट है नॉट प्रोवाइड any, वो प्रोवाइड नहीं कर पाया था एनी नेचर ऑफ फैक्टर, वो फैक्टर का नेचर नहीं बता पाया कि उसका केमिकल नेचर क्या है, ये फैक्टर है क्या, फैक्टर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो ये भी नहीं बता पाया था। वो नहीं बता पाया कि फैक्टर डीएनए है कि प्रोटीन है कि क्रोमोसोम है कि आरएनए है, वो नहीं बता पाया। आपको सभी को पता है व्हाट इज फैक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल? फैक्टर इज ए थिंग, कोई एक चीज है विच कंट्रोल द कैरेक्टर, राइट। तो फैक्टर का केमिकल नेचर क्या है वो मेंडल नहीं बता पाया। और जो फोर्थ पॉइंट है, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट, मैथमेटिकल
कंसेप्ट टू सोल्व जेनेटिक्स बोल दो या बायोलॉजी, was not accepted by the other scientists. अदर साइंटिस्ट बोले थे मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में, क्योंकि आपको पता है मेंडल ने जितनी भी बातें की हैं, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया हो, मैथमेटिक्स की बात की है। 3:1 आएगा, 1:2:1 आएगा, 9:3:1 आएगा, 75% ऐसा आएगा, 25% ऐसा आएगा, 25% मोनो हाइब्रिड क्रॉस के F2 में प्योर टोल होंगे, 50% हाइब्रिड होंगे, 25% प्योर रिसेसिव होंगे। तो मेंडल ने जो मैथमेटिकल कांसेप्ट लगाया था, इवन आप सभी को पता है मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया, बाइनोमियल थ्योरम दी थी, जिसको मैंने आप यहां बताया था। तो उसका जो ये मैथमेटिकल कांसेप्ट था ना, टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ जेनेटिक्स, उसको रिसीव नहीं किया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया दूसरे साइंटिस्ट ने। तो ये 4 पॉइंट हैं आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 81 पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा एक पॉइंट जो नॉर्मली हम एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, उस टाइम पे ना डार्विन बहुत फेमस था। डार्विन जो वर्क था उस पे इंटेंशन थी सारे वर्ल्ड की। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा कंसेप्ट की बात करते हैं, आज अगर हम प्रेजेंट डे में बात करें ना, विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, सारा देश विराट कोहली को देखना पसंद करता है। अब मान लो कोई नया लड़का विराट कोहली से बेसिक से अच्छा खेलता हो, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा लोगों का, क्यों? क्योंकि फेमस प्लेयर कौन है? विराट कोहली है। सेम हैपन एट दैट टाइम। उस टाइम पे ना डार्विन बहुत फेमस था। डार्विन की जो थ्योरीज थी, आपको सभी को पता है डार्विन का काम, थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर भी, बेसिक डार्विन के बारे में हमने आपको 10th क्लास में बताया हुआ है। तो उस टाइम पर सभी साइंटिस्ट का जो ध्यान था वो डार्विन की तरफ था, सभी डार्विन के काम पे फोकस किया हुआ था। और जो इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे ना लोगों को नॉलेज नहीं थी जेनेटिक्स की, और मेंडल ने बिल्कुल एक नई ब्रांच पे काम किया हुआ था, लोगों को नॉलेज थी नहीं, तो उसके काम को लोगों ने ज्यादा सा एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। तो ये भी एक कारण था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वर फोकस्ड ऑन द डार्विन वर्क, डार्विन के काम पे फोकस थे, डार्विन की थ्योरीज को पढ़ने में फोकस थे। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उनको चेक कर रहे थे कि डार्विन की थ्योरी गलत है कि सही है। इसलिए भी मेंडल के वर्क की तरफ, जो मेंडल का काम था, द वर्क ऑफ मेंडल वाज नॉट ऑब्जर्व्ड बाय मेनी ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल उस टाइम पे फेमस नहीं हुआ। और प्यारे बच्चों, आपको सभी को पता है मेंडल ने 1856 में काम शुरू किया था, 1863 तक काम किया। ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है। ये क्वेश्चन पास्ट में लास्ट ईयर, अगर आप देखोगे लास्ट टू लास्ट ईयर, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पता नहीं तो ये लास्ट ईयर था या उससे लास्ट ईयर था, या तो ये 19 में था या 18 में था, यू कैन चेक। नीट में क्वेश्चन आया हुआ था कि मेंडल ने अपना काम कब से कब तक किया था, 1856 से 1863 तक, 7 ईयर तक काम किया था। और फिर मेंडल ने अपना सारा काम कंप्लीट किया और 1865 में मेंडल ने अपना काम पब्लिश कर दिया। किसमें? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ साइंस एक जर्नल था, उसके अंदर उसने अपना काम पब्लिश कर दिया। और मेंडल के काम पब्लिश कर दिया, लेकिन मेंडल बहुत फेमस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? ये 4-5 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। और प्यारे बच्चों, मेंडल 1884 के अंदर मेंडल की क्या होगी? डेथ होगी। जब मेंडल की डेथ हुई तो मेंडल को कोई नहीं जानता था। देखो, मेंडल ने इतना सारा काम किया। आज आपको सभी को पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल। लेकिन जब मेंडल मरा ना 1884 के अंदर, जब मेंडल की डेथ हुई तो मेंडल को कोई नहीं जानता था। मेंडल ने अपना काम किया, सारा कंप्लीट अपना काम किया, 7 ईयर तक जो काम किया, जो लॉज दिए, पब्लिश कर दिया, वो मर गया, राइट। फिर बात करते हैं नियरली अबाउट 1900 के आसपास। कब? 1900 के आसपास 3 साइंटिस्ट थे, 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली, 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली का मतलब है अलग अलग, इंडिपेंडेंटली 1900 के आसपास 3 साइंटिस्ट थे। उन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को स्टडी किया। क्या किया? मेंडल के वर्क को
स्टडी किया और क्या पाया, उन साइंटिस्टों ने ये पाया कि मेंडल ने जो बातें बोल रखी ना वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रखी, बहुत ग्रेट बातें बोली हुई हैं। वो तीन साइंटिस्ट कौन से थे? वो तीन साइंटिस्ट थे प्यारे बच्चों, एक तो था हगो डिवेराइज, एक था कार्ल कोरेंस और एक था वोन सीमार्क। मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूं। वोन, स्पेलिंग प्यारे बच्चों ध्यान रख लेना साइंटिस्ट की। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट थे भाई, कार्ल कोरेंस, वोन सीमार्क, सीमार्क बोलते हैं इसको, टी इज द साइलेंट, और हगो डिवेराइज। ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल के वर्क को इंडिपेंडेंटली अलग अलग स्टडी किया और क्या पाया, ये पाया कि मेंडल ने बहुत ही ज्यादा बड़ा काम कर रखा है। मतलब दीज वर द थ्री साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर द वर्क ऑफ मेंडल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो हगो डिवेराइज है इसने काम किया था, इसने इवनिंग प्राइमोज प्लांट का नाम है, इवनिंग प्राइमोज प्लांट पे काम किया और इसने क्या पाया, देखो हगो डिवेराइज ने इस प्लांट पे काम किया 1900 के आसपास और इसने क्या पाया, इवनिंग प्राइमोज में वो सब बातें पाई जो मेंडल ने बोली थी। जब इसने इस प्लांट के ऊपर जेनेटिक स्टडी की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस किया, तो इसने ये पाया कि यार जो ये ऑब्जर्वेशन आज वो फाइंड आउट कर रहा है ना, ये सारी ऑब्जर्वेशन तो मेंडल बहुत साल पहले करके जा चुका है। और इन द सेम वे कार्ल कोरेंस ने मेज प्लांट पे काम किया था। प्यारे बच्चों ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है, हगो डिवेराइज को मैच करें मेंडल, ये मैच द कॉलम में आता है, क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो मैच द कॉलम में हगो डिवेराइज को मैच कर देना आप इवनिंग प्राइमोज से, कार्ल कोरेंस को मैच कर देना आप मेज से, और वोन सीमार्क ने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स पे, मैनी फ्लावरिंग प्लांट पे काम किया था उसने, वर्क ऑन मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द थ्री साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर द वर्क ऑफ मेंडल। नेम द थ्री साइंटिस्ट। देखो दो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक तो ना बायो में ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव अलग है सब्जेक्टिव अलग है। आई डोंट नो कि आप लोग ना पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, पता नहीं कोई आपको मिसगाइड कर देता है कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग है। नो, जस्ट रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रीड करो, ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा सब्जेक्टिव भी हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, नेम द थ्री साइंटिस्ट। ये थ्री साइंटिस्ट थे, नेम द थ्री साइंटिस्ट। कब की बात, ये 1900 के आसपास, 1900 एनसीईआरटी में डेट लिखी हुई है, 1900 में थ्री साइंटिस्ट थे हु डिस्कवर द वर्क ऑफ मेंडल। और वो थ्री साइंटिस्ट कौन से थे, हगो डिवेराइज, कार्ल कोरेंस एंड वोन सीमार्क। हाँ, ये नाम लिखा हुआ है लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने किस प्लांट के ऊपर काम किया था, ये आपको मैंने मेंशन करवा दिया। यू कांट से कि सर एग्जाम में आएगा कि नेम द प्लांट ऑन व्हिच हगो डिवेराइज वर्क। अब बच्चा बोलता सर ये नहीं है एनसीईआरटी में, मैं भी कह रहा हूं नहीं है, लेकिन जब हम लोग आपको बताते हैं कि हगो डिवेराइज, तो हम ये पक्का बताएगा टीचर कि हगो डिवेराइज ने इवनिंग प्राइमोज प्लांट पे काम किया था। तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी। तो यही तो एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द थ्री साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर्ड द वर्क ऑफ मेंडल, व्हाई मेंडल नॉट बिकम फेमस एट दैट टाइम, और ये मेंडल का वर्क आपको सभी को पता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। अब 1900 के आसपास अब एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी हुई। एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी का मतलब है माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, और माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई, राइट ना। कब 1900 के बाद, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपी की डेवलपमेंट है, जो माइक्रोस्कोपी होती है ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोप,
तो 1900 के आसपास, यानी कि जैसी 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट स्टार्ट होगी। और प्यारे बच्चों, माइक्रोस्कोप की एडवांसमेंट के बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई, राइट। सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड बॉडी, स्टेनिंग बॉडी दिखाई दी, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। आपको सभी को पता है, अगर आपको न्यूक्लियस या सिंपली मैं बोलूं क्रोमोसोम देखने हैं तो आपको ना बेसिक डाई यूज करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एसिटोकार्बाइन। 11th क्लास में बताया हुआ आपको, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं या न्यूक्लियस जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए, न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए आपको बेसिक डाई यूज करनी पड़ेगी, और वो बेसिक डाई कौन सी है? एसिटोकार्बाइन है। तो 19th सेंचुरी मतलब 1900 के बाद माइक्रोस्कोप एडवांसमेंट हुई, और माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट के बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिसको हमने क्रोमेटिन या क्रोमोसोम बोला। अब ध्यान से सुनना, 1902 के अंदर सटन एंड बोवेरी, सटन और बोवेरी दो साइंटिस्ट के नेम है फ्रॉम द एनसीईआरटी। ध्यान रखना, एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी से बाहर प्यारे बच्चों मत जाओ। सटन और बोवेरी 1902 के अंदर, एक सेकंड प्लीज, इन साइंटिस्टों ने सटन एंड बोवेरी टू साइंटिस्ट हैं, और इन साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। आते आते साइंटिस्ट ने माइटोसिस मियोसिस को स्टडी कर लिया था, और जब माइटोसिस मियोसिस को स्टडी किया तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया क्रोमोसोम्स की मूवमेंट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो अब सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। क्या दी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी क्या कहती है? पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर से एटलीस्ट 5 to 6 एमसीक्यूज आपकी ऑब्जेक्टिव बुक के अंदर आपको मिलेंगे। ये थ्योरी कहती है, पहला पॉइंट, जो कैरेक्टर्स हैं आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बाय गैमेट्स। ये पॉइंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। यानी कि गैमेट्स जो है ना, या सिंपली मैं बोल दूं, यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं बोल सकता हूं कि गैमेट्स आर द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर, इनके बीच में, हमें पता है, सभी को पता है आज इस बात का कि पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो हमें इस बात का सभी को पता है कि भाई पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सिर्फ गैमेट्स जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? सिर्फ गैमेट्स जा रहे हैं। इसका मतलब गैमेट्स क्या कर रहे हैं? पेरेंट के कैरेक्टर्स को यंग वंस में लेके जा रहे हैं। वेरी इजी। आपके फादर के और मदर के कैरेक्टर आप में आए हैं, तो कौन लेके आया है? स्पर्म एंड एग। यानी कि इस बात से मैं क्या बोल सकता हूं? इससे मैं बोल सकता हूं स्पर्म एंड एग ट्रांसफर द पेरेंटल कैरेक्टर।
रिस्पेक्टिवली। सपर्म किसके? फादर के। एग किससे? मदर से। जो फादर और मदर के कैरेक्टर यंग वंस में आ रहे हैं उनको कौन ट्रांसफर करवा रहा है? सपर्म एंड एग। अब आपको सभी को पता है, आपको सभी को पता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग fertilization only nucleus of sperm enter into egg। ये प्यारे बच्चों आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करता है इसके अंदर, एग के अंदर, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था, नो नीड टू एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है एंड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस हैज हेरिडिटरी मटेरियल। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में वो चीज है जो कैरेक्टर को पेरेंट से यंग वंस में लेके जा रही है। इसका मतलब न्यूक्लियस हैज हेरिडिटरी मटेरियल, नो नीड टू एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हमें सभी को पता है, क्या पता आपको सभी को? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम। ये आपको सभी को पता है। न्यूक्लियस हैज 23 क्रोमोसोम। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो न्यूक्लियस है इट हैज 23 क्रोमोसोम एंड इट हैज क्रोमोसोम नॉट इन पेयर। बेटा आप सेंटेंस वगैरह बनाते रहना, इसमें क्रोमोसोम पेयर्ड नहीं है। क्लियर? इस बात का भी मुझे पता है कि सोमैटिक सेल, हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल है, दे हैज पेयर्ड क्रोमोसोम एंड gametes has chromosome singly, मतलब अलग अलग है, पेयर्ड नहीं है। सिंगल का मतलब ये नहीं कि एक क्रोमोसोम, सिंगली का मतलब सिंगल सिंगल क्रोमोसोम। क्या है? सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो मेंडल ने एक बात कही थी कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एलील सेपरेट होते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यही तो कहता है, देखो हमें पता है, लेट्स सी, हमें पता है सेल के अंदर क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। ये पेयर में क्रोमोसोम है, किसमें है? पेयर में, राइट? अब जब गैमेट बनेंगे, मान लो स्पर्म बनेंगे, तो प्रत्येक पेयर से सिंगल क्रोमोसोम, इससे ये आ गया, इससे मान लो ये आ गया, इससे मान लो ये आ गया, क्रोमोसोम क्या आएंगे? सिंगल सिंगल आएंगे। क्या आएंगे? सिंगल सिंगल। यही बात तो मेंडल ने कही थी, एलील पेयर में होते हैं, और जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट हैज ओनली वन एलील ऑफ ए कैरेक्टर, सेम इज हियर। सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम पेयर में है और गैमेट के अंदर क्रोमोसोम सिंगल है। यस और नो? तो एक प्रकार से मेंडल की कौन सी बात को प्रूफ कर रहा है? ये मेंडल किस बात को प्रूफ कर रहा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एलील सेपरेट होते हैं। तो सेम इज हियर, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली। जब गैमेट बनेंगे तो क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर, एक पेयर के जो दो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली, एंड हेंस ए गैमेट हैज वन क्रोमोसोम
फ्रॉम द पेयर, पेयर में से एक होगा। अब वो जितने पेयर हैं उसके आप हो जाएंगे, राइट? कोई डाउट? यानी कि मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं, ये थ्योरी ये प्रूफ कर रही है कि जो मेंडेलियन एलील हैं इज इक्वल टू क्रोमोसोम। जिसको मेंडल एलील बोल रहा था वो एक्चुअल में क्या है? क्रोमोसोम है। आप कहीं पे भी एलील की जगह क्रोमोसोम रख के देख लो या क्रोमोसोम की जगह एलील रख के देख लो, मेंडल के जितने भी लॉज हैं वो सेम रहेगी, डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या कहा था? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बोथ द एलील ऑफ ए कैरेक्टर सेपरेट, सेम इज हियर। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बोथ द क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर, एक पेयर के जो दो क्रोमोसोम है, दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली सो दैट एक गैमेट में एक गैमेट हैज ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम दैट पेयर। पॉइंट क्लियर? और मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि जब गैमेट फ्यूज होंगे तो ये एलील दोबारा से क्या हो जाएंगे? रिस्टोर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिस्टोर। सेम इज हियर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, या इन जाइगोट बोल दो आप, जाइगोट में या फर्टिलाइजेशन में, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या इन जाइगोट द पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम रिस्टोर्ड, वो दोबारा से क्या हो जाएगी? रिस्टोर्ड हो जाएगी। गैमेट्स एप्लॉइड है, क्रोमोसोम अगेन क्या हो जाएगा? सॉरी, गैमेट क्या है? एप्लॉइड। एप्लॉइड मींस हैज वन पेयर फ्रॉम ईच, सॉरी गैमेट हैज वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। गैमेट में क्या होगा? आपको पता है यार, हमारे ऊपर ले लो, हमारे में 46 क्रोमोसोम है या 23 पेयर है डिप्लॉइड सेल में। अब जब गैमेट बनेंगे तो चाहे स्पर्म लो, मेल की बात हो रही है तो स्पर्म के अंदर ओनली 23 है, पेयर नहीं है। प्रत्येक पेयर से एक क्रोमोसोम आ जाएगा, राइट ना? सेम इज हियर। और जब गैमेट फ्यूज होंगे तो जो ये पेयर्ड स्टेट थी दैट इज रिस्टोर्ड अगेन। तो ये थ्योरी है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या जाइगोट जब बनेगा तो पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम दोबारा से क्या हो जाएगी? रिस्टोर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिस्टोर्ड। इट वाज कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी। आप इसको एक बार प्लीज, पेज नंबर आपका एनसीईआरटी में ये थ्योरी क्या कहती है? ये देखो, एक पॉइंट और देख लो। इस थ्योरी ने ये प्रूफ कर दिया कि जो एलील हैं, क्या है? जो एलील हैं दे आर इक्वल टू क्रोमोसोम है। जिस प्रकार से एलील सेपरेट होते हैं उसी प्रकार से क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। और ये थ्योरी दी थी किसने? सटन एंड बोरी ने, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे दी थी? बाय स्टडीइंग द क्रोमोसोमल मूवमेंट। जो क्रोमोसोमल मूवमेंट्स थी उसके बिहाफ पे, क्योंकि माइटोसिस मियोसिस को इन्होंने स्टडी किया, देखा कि क्रोमोसोम कैसे मूव कर रहे हैं, और उसके बिहाफ पे उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दी। और ये ध्यान रख लेना, एक्चुअल में जो सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट इंडिपेंडेंटली वो कौन हो रहे हैं? वो क्रोमोसोम हो रहे हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट इंडिपेंडेंटली। और नेक्स्ट सेशन में अगर हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाके बात करें, लेट्स सी, एक पॉइंट और बता देता हूं। लेट्स सी, ये एक सेल है, ये सेल में न्यूक्लियस है और ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक मान लिया मैंने, चलो दो ले लो, चलो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और इस पे एक्चुअल में ये क्या है? ये टी आर, इधर मान लो कैपिटल टी, इधर भी कैपिटल आर। एक्चुअली क्या पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के ऊपर क्रोमोसोम के ऊपर क्या है? क्रोमोसोम हैज क्या? एलील या जीन, एक ही तो बात है। तो ये टी और आर, यहां पे इस क्रोमोसोम पे कितने जीन हैं? एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे एलील हो सकते हैं, यहाँ पे टी आर एल एम बहुत सारे हो सकते हैं।
एक क्रोमोसोम पे थाउजेंड्स ऑफ जीन हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ जीन बोल दो, थाउजेंड्स ऑफ एलील बोल दो। अब यहाँ पे ध्यान रखना प्लीज, एक छोटा सा एक सिंपल सा कंसेप्ट पूछ रहा हूं। यहाँ पे कौन इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा? क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं ना भाई? क्या टी और आर, क्या टी और आर, ये इस क्रोमोसोम पे जो ये टी और आर है, क्या ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं? आंसर है नो। तो दिस इज द क्रोमोसोम, एक वर्ड ये लिख लेना बेसिस से, स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं, दिस इज द क्रोमोसोम विच सेपरेट इंडिपेंडेंटली। क्रोमोसोम ऑफ ए पेयर, जो इस पेयर में जो क्रोमोसोम है, दे सेपरेट इंडिपेंडेंटली, नॉट द जीन प्रेजेंट ऑन इट। बेटा आज हम ये बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर, लेट्स सी दिस इज ए क्रोमोसोम, दिस इज ए क्रोमोसोम, इसके ऊपर लीनियर फॉर्म में ये क्या है, ये इसके ऊपर लीनियर फॉर्म में जीन है, क्या है? जीन। और एक क्रोमोसोम के ऊपर मैनी जीन हो सकते हैं। मान लो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्या है ये? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ पे स्मॉल आर हो सकता है, यहाँ पे स्मॉल एल, यहाँ पे कैपिटल एम हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल एन। देखो अब यहाँ पे इसकी पोजीशन, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। दिस होमोलोगस क्या होता है? लेट्स दोबारा बनाता हूं डायग्राम पूरा साफ साफ। ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्या है ये? पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेट्स सी, अब प्यारे बच्चों ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे इस पे ये क्या है? ये इस पे टी आर एल एम, यहाँ पे स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल एल, यहाँ पे कैपिटल, देखो एलील कुछ भी हो सकते हैं। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये टी आर एल एम, अगर मेंडल की लैंग्वेज में बात करूं तो ये एलील है। मेंडल की लैंग्वेज में बात करूं तो टी आर एल एम क्या है? एलील है। और अगर मॉडर्न डेज में बात करें तो ये टी आर एल एम क्या है? जीन्स है, क्या है? जीन। तो जीन कहाँ है? क्रोमोसोम के ऊपर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। कौन है? जीन। अब ध्यान से सुनना प्लीज, जब गैमीट बनेंगे, जब गैमीट बनेंगे, ये क्रोमोसोम है, और जब गैमीट बनेंगे तो आपको पता है प्रत्येक गैमीट में एक क्रोमोसोम आएगा, इसमें इसको इस पेयर में से एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। जितने भी पेयर्स होंगे, मान लो 23 पेयर हैं, तो 23 पेयर में से प्रत्येक पेयर में से एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर। यस और नो? अब ध्यान से सुनना प्लीज, इंडिपेंडेंटली सेपरेट कौन हो रहा है? इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो कौन रहा है? इंडिपेंडेंटली सेपरेट तो प्यारे बच्चों क्रोमोसोम हो रहा है। जीन इंडिपेंडेंट, ये टी और आर क्या सेपरेट हो रहे हैं इंडिपेंडेंटली? नो। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट इज द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम सेपरेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली सेपरेट कौन हो रहे हैं? क्रोमोसोम, नॉट द जीन, नॉट द जीन। एक स्टेटमेंट है, क्या क्या पैरेललिज्म है, क्या क्या पैरेललिज्म है बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन? गजब का क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी में एक टेबल भी है, ध्यान से सुनना। क्रोमोसोम भी पेयर में है, यू कैन सी, मेरे अंदर किसी भी इंडिविजुअल में क्रोमोसोम पेयर में, आपके अंदर भी क्रोमोसोम पेयर में, मेरे अंदर भी, पी प्लांट में भी क्रोमोसोम पेयर स्टेट में है। ये सुन लो, पहला पॉइंट क्लियर। जीन भी तो पेयर स्टेट में है, मेरे अंदर जीन कौन से हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर कैपिटल। मान लो एक मेरा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ले लिया मैंने। इस प्रकार से हमारे सेल में, सोमेटिक सेल में 23 पेयर मिलेंगे ऐसे प्रत्येक सेल के अंदर। तो क्रोमोसोम पेयर में, तो जीन भी तो किसमें है? पेयर में। सिमिलरिटी है, पहला पॉइंट। गैमीट हैज वन क्रोमोसोम फ्रॉम द पेयर। क्लियर? गैमीट में क्या है? ये गैमीट्स हैं, गैमीट में पेयर में से एक क्रोमोसोम है, फ्रॉम एक पेयर में से एक क्रोमोसोम। और ये बात जीन के लिए भी तो है, पेयर ऑफ जीन में से एक गैमीट में तो एक ही है। अरे यस और नो? नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। किसी भी ऑर्गेनिज्म में, मेरे अंदर किसी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम किस में है? पेयर्ड में, पेयर्ड स्टेट में। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जीन्स हैं,
वो भी किस में है, पेयर्ड स्टेट में। नो नीड टू एक्सप्लेन, पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट, जब गैमेट बनेंगे तो पेयर में से एक क्रोमोसोम गैमेट में होगा। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस पेयर स्टेट जो थी, जो क्रोमोसोम पेयर थे, दे सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सो दैट एक गैमेट में हैज ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम द पेयर। और सेम फॉर जीन है, पेयर ऑफ जीन है इसके अंदर, मेरी बॉडी में पेयर ऑफ जीन है। जब गैमेट बनेंगे स्पर्म में या तो कैपिटल टी होगा या कैपिटल स्मॉल टी होगा। अरे ये सुन लो यार, ये सुन लो, क्लियर। अच्छा, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। क्या, इंडिविजुअल में क्रोमोसोम पेयर में, गैमेट्स में क्रोमोसोम सिंगल सिंगल। दो पॉइंट बोल दिए, ये दोनों सेम जीन के लिए भी हैं। इंडिविजुअल में जीन पेयर में है और गैमेट में जीन सिंगल सिंगल है। दोनों बातें बिल्कुल सेम है, क्रोमोसोम के लिए भी और जीन के लिए भी। अगला पॉइंट जो बोल रहा हूं, अब देखो ये पेयर, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम का सेपरेशन इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, लेकिन जीन्स जो TRLM, इनका सेपरेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने एक स्टेटमेंट पहले ही बोली थी, इट्स द पेयर ऑफ क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जो सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे इंडिपेंडेंटली, वो कौन होंगे? क्रोमोसोम, नॉट द जीन। जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो ये था पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन। आपकी एनसीईआरटी में टेबल 5.3 है, तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं मेंशन कर देता हूं। पेज नंबर 81 था, जहां पे हमने मेंडल के वर्क, मेंडल क्यों सक्सेस नहीं हो पाया और 3 साइंटिस्ट कौन से जिसने मेंडल के वर्क को डिस्कवर किया, 81, 82 और 83 पेज पे जो आज का वीडियो है ये एनसीईआरटी में है। ये वीडियो आप एक बार सुने और प्लीज एक बार ये वीडियो सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर आपने एक बार अपनी एनसीईआरटी पढ़े, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ये थी आपकी आज की वीडियो। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे। It's a so long video. Please watch it carefully. I am requesting to all of you, इसको ध्यान से देखना और वीडियो देख के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएंगे। एक बार जस्ट एनसीईआरटी पढ़ लेना, all the question will be solved. Thank you. Have a nice day.